बयान दिया था कि 70% जो संसद में लोग होते हैं वो चोर और डाकू होते हैं, तो आपने बयान दिया था, क्या कहना है इस बारे में आप? देखिए, मैं तो आज दावे के साथ कह रहा हूँ कि आज़ादी के इन 67 सालों में और संसदीय लोकतंत्र के ये 60 साल से ऊपर जो कारगुजारी के गुजरे हैं, ये पिछले 1990 के बाद से, उदारीकरण के दौर के बाद से देश के संसद में लुटेरे, चोर, बलात्कारी, पापाचारी, अनाचारी, दुराचारी और हत्यारे और सांप्रदायिक दंगारी संसद के अंदर घुस गए। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों का मुखौटा ओढ़ के, कोई जाति का मुखौटा ओढ़कर, कोई धर्म का मुखौटा होकर। और मैं नहीं कह रहा, ये तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है। 283 और 84 आदमी के ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं 543 में। ये वो है जो संगीन अपराध हैं। छोटे मोटे अपराध जो आंदोलन प्रदर्शन के, उनको मैं नहीं गिनता, उनको अगर जोड़ लीजिए तो छोड़ दीजिए। लेकिन ये कौन लोग हैं? ये पैसा दे करके ले करके सवाल पूछने वाले संसद के अंदर, ये संसदीय लोकतंत्र का अपमान नहीं कर रहे हैं? ये रुपया ले करके ईमान बेचने वाले, ये भारतीय लोकतंत्र के सजग प्रहरी हो सकते हैं? तो ये प्रश्न है, और मैं कह रहा हूं कि इन्हें संसद से खदेड़ो, इन्हें संसद से निकाल बाहर करो। अगर 1900 महात्मा गांधी की हत्या के बाद झाड़ू लेकर के आदमी और औरत, नौजवान और महिलाएं और बच्चे निकल पड़े थे, ढूंढ ढूंढ करके आरएसएस के लोगों को झाड़ुओं से पीट रहे थे, ठीक उसी तरह से डंडा मारकर और चप्पल मार करके इस संसद से जाति और धर्म के नाम की आड़ लेकर और दौलत का सहारा लेकर ये जो डाकू, लुटेरे, बलात्कारी और दंगाई पार्लियामेंट में हत्यारे घुस गए हैं, इनको खदेड़ने की जरूरत है, तभी संसदीय लोकतंत्र बचेगा। आपकी पार्टी का जनाधार इतना क्यों गिरा? क्यों लोग इतना दूर हो गए आपकी पार्टी से? क्या कहेंगे इस बारे में आप? हमारा जनाधार नहीं गिरा, मंडल और कमंडल ने हमको कमजोर किया, क्योंकि न हम मंडल के साथ थे और न कमंडल के साथ थे। हम कहते थे कि समाज के शोषित, पीड़ित, हाशिए पे पड़े हुए लोगों को सिर्फ आरक्षण का लॉलीपॉप न दो, उन्हें सामाजिक आर्थिक न्याय की जरूरत है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जो जो ये उन्मादी और उत्पाती तत्वों का आधार कमजोर होगा, और भाई दिल्ली में तिरंगे की सरकार देखी कांग्रेस पार्टी की, दिल्ली में दुरंगे की सरकार आ गई भारतीय जनता पार्टी की। मुझे पूरा विश्वास है कि अगली सरकार कुछ दिनों में समझ आ जाएगी, तो दिल्ली में एक झंडे की सरकार, एक रंग के झंडे की सरकार होगी, और वह लाल झंडा। आपने सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह पे काफी सियासी तीर छोड़े, जिसमें आपने कहा समाजवाद नहीं मसाजवाद। क्या कहेंगे इस बारे में आप? ये जो दक्षिण के पंथ की तरफ और दक्षिण पंथी विचारधाराओं को और हिटलरी जमात के लोग जो इकट्ठा हो रहे हैं, हिटलरी सोच के लोग, उसका मुकाबला करने के लिए कम्युनिस्टों और सोशलिस्टों और कम्युनिस्टों को आपस में चर्चा करके आगे आना चाहिए। समाजवाद एक दर्शन है जो सबको बराबरी का दर्जा नहीं देता, बल्कि वैज्ञानिक सोच देता है। मैं समाजवाद का समर्थक नहीं हूं, मैं वैज्ञानिक समाजवाद का समर्थक हूं। इसीलिए मैंने कहा कि समाजवादी मसाजवादी न बने, ये मसाज करने का काम नहीं है। अब मुलायम सिंह जी को लग जाए तो अलग बात है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि 63 के चुनाव में डॉक्टर लोहिया जब कन्नौज से चुनाव लड़ रहे थे, तो सुबह सुबह उठ जाते थे जनता के बीच में जाने के लिए। तो लोग पूछते थे कि कहाँ हैं वो फलाने नेता, कहाँ हैं बड़े बड़े नेता सोशलिस्ट पार्टी? कह लेंगे वो तो सोए हुए हैं। किसी का क्या हुआ? कह ले वो तो मसाज करा रहे हैं। तो उन्होंने बोलते बोलते कहा ये समाजवादी कब से मसाजवादी बन गए हैं। और इसी बात को जन अखबार में एक संवाददाता ने, जो जन अखबार समाजवादी पार्टी का था, सोशलिस्ट पार्टी का, डॉक्टर लोहिया उसका संपादक था, उसमें छप गई थी। तो मैंने तो उसी में से देख के कहा था, डॉक्टर लोहिया की बात को कहा था कि समाजवादी मसाजवादी न बने। कांग्रेस ने आपको प्रवक्ता पद से हटा दिया, तो आपकी सोच थी हटने की, कांग्रेस ने आपको हटाया, क्या कहना है इस बारे में? देखिए, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है और इस पे मैं कोई चर्चा नहीं करता हूँ। फैसला पार्टी की हाईकमान करती है, किसकी कहाँ ज़रूरत है, किससे क्या काम लेना है, इसलिए ये कोई चर्चा का विषय नहीं होता है। राशि जी, आपने कई सारे बयान दिए, जैसे मुलायम सिंह पर बयान दिया, फिर उसके बाद आपने माफ़ी मांगी, तो मोदी के ऊपर आपने बयान दिया। तो क्या लगता है आपको कि आपने बयान से, स्टैंड से आपका हटना, ये इस बारे में क्या कहना? मैंने मुलायम सिंह जी पे जो बयान दिया था, एक पब्लिक मीटिंग के अंदर भाषण देते हुए दिया था, और मैंने माफ़ी नहीं मांगी थी। पार्टी ने उस बयान को विड्रॉ किया था और मेरे बयान से पार्टी ने अपने आप को डिस्टेंस बनाया था। दोनों चीज़ों में बहुत अंतर है। मैंने जो कहा था वो एक इलेक्शन की मीटिंग के अंदर कहा था, और आज भी मैं ये बात कहता हूँ
कि मुलायम सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी मिल के राजनीति करते हैं। आपने सितंबर महीने में बयान दिया था कि मोदी से देश को सबसे बड़ा खतरा है। मैं आज भी कहता हूं, इस चुनाव में सारे मुद्दे छोटे पड़ गए। सबसे बड़ा मुद्दा नरेंद्र मोदी है और मीडिया, मैं नहीं समझ पा रहा क्यों इसको ठीक तरीके से एनालाइज नहीं कर पा रहा है, जनता तक नहीं पहुंचा रहा है। मैं जो कहता था आज सही साबित हो रहा है। आज बीजेपी की सरकार की कोई बात नहीं कर रहा है। हर पोस्टर पर लिखा है मोदी की सरकार, मोदी की सरकार। भारतीय जनता पार्टी छोटी हो गई है, भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स छोटे हो गए। नरेंद्र मोदी का कद भारतीय जनता पार्टी से बड़ा हो गया है। नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में कह रहे ये मोदी का युग है। आपने 68 साल में किसी नेता को ये जुमला बोलते सुना? ये मेरा युग है। इस लोकतंत्र के अंदर इतिहास में जरूर पढ़ा होगा, मुगलों का युग रहा है, सैयदों का युग रहा है, गुलामों का युग रहा है, अंग्रेजों का युग रहा है। लेकिन आज पहली बार मैं सुन रहा हूं कि एक नेता जो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है वो कह रहा है ये मेरा युग है। इससे भी आगे जा रहे हर हर मोदी। प्रधानमंत्री बनने में भी उनको इत्मीनान नहीं हो रहा है, वो भगवान ही बनना चाहते। मोदी के सामने चुनाव लड़ने की बात आपने कही थी, पार्टी ने टिकट नहीं दिया आपको। अगर देती तो किन मुद्दों पे चुनाव लड़ते हैं और क्या समझते हैं कितनी टक्कर? देखिए, मैंने कहा था, मेरा दरख्वास्त करने का मकसद था कि आज इस देश के अंदर चुनाव में तमाम मुद्दे छोटे हो गए। कम्युनलिज्म और सेकुलरिज्म का चुनाव है ये। बनारस एक सेकुलर जगह। बनारस के अंदर मुगल बादशाह सबक हासिल करने के लिए आते थे, पढ़ने के लिए आते थे। बनारस कोई मामूली जगह नहीं है। गालिब ने कहा है बनारस हिंदुस्तान का काबा है। बनारस में रहने वाला हर आदमी या तो लक्ष्मण है या राम है, ये गालिब ने कहा था। तो मुझे यकीन है कि बनारस के लोग सही फैसला करेंगे। और चूंकि मैं मानता हूं ये लड़ाई हिंदू और मुसलमान की नहीं है, इसलिए मैंने कहा था कि अगर मुझे बनारस में मौका मिलेगा तो बनारस की अक्सरियत, बनारस की मेजॉरिटी मेरे साथ खड़ी होगी, ये साबित करने के लिए कि ये देश सेकुलर देश है और हम सेकुलरिज्म का झंडा बुलंद करें। आप अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में भी मंत्री थे, आज नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं। कितना अंतर देखते हैं तब में और अब में, क्या लगता है? मैं ऐसा मानता हूं कि माननीय अटल जी के पास विजन था। पहली बार देश के अंदर सड़कों का जाल, और उनका एक और लक्ष्य था कि हम देश की नदियों को भी जोड़ने का काम करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि पहली बार लोग महंगाई को भूल गए थे अटल जी के समय में, और एक काम की दिशा आगे बढ़ी थी। वो दिशा आगे बढ़ेगी और अटल जी के जो सपने थे श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में हम उन सबको आगे बढ़ाने का काम करेंगे और दुनिया के अंदर हमारे देश की पहचान हो और दुनिया में सर्वोपरि हमारा देश रहे, हम इस लक्ष्य को लेकर काम करेंगे। चलिए, मेरा आपसे सीधा ये सवाल है कि आपको जो जो विभाग मिले हैं, क्या चुनौतियां लग रही हैं आपको उसमें, और क्या लगता है कि अभी इसमें और क्या परिवर्तन करना चाहिए? क्या आपकी सोच है अपने विभागों के? नहीं, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। संसदीय कार्य में मुझको रखा है, क्योंकि ये मैं पहले भी रहा था। और महत्वपूर्ण विभाग जल संसाधन, जिसमें एक नया विभाग गंगा और नदियों को जोड़ने का, ये भी रखा है। और वास्तव में हम लोगों का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हम गंगा सहित सारी नदियों की सफाई करें। और वास्तव में इसके पीछे लक्ष्य है, पिछले 100 वर्षों से हमने देश की नदियों की चिंता नहीं की है। देश की नदियों का कोई सैटेलाइट सर्वे नहीं किया। नदियों ने अपने रास्ते, कोर्स बदल दिए। नदियां उथली हो गई, नदियों की सफाई नहीं हो रही है। ये एक सरकार के द्वारा करने वाले कार्य हैं। पुराने समय में यातायात नदियों से होता था, तो और गंगा की एक अलग विशेषता है, उसके अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं वो किसी नदी में पाई नहीं जाती हैं, इसलिए उसका जल हमेशा शुद्ध रहता है और ठीक रहता है। हम उसके हिसाब से मिलकर काम कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा चैलेंज है गंगा को शुद्ध करना, कैसे करेंगे आप? इतनी बड़ी चुनौती कैसे? ना, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, सब करेंगे। और इसके अलावा स्वतंत्र प्रभार में हमको टेक्सटाइल मिनिस्ट्री मिली है,
रोजगार सबसे अधिक कृषि के बाद अगर है तो टेक्सटाइल में है। और हमारे देश के अंदर जो कुछ क्षेत्र पहले पुराने समय में मैनचेस्टर कहलाए जाते थे, आज काम वहाँ बंद हो रहा है। एनटीसी की जितनी मिलें हैं अधिकांश बंद हैं, पर कड़े कपड़े का निर्यात हमारा बढ़ रहा है। बरेली के अंदर कपड़ा उद्योग की अच्छी संभावनाएं हैं। हम सारे उद्योगपतियों से मिलकर बात करके कैसे हम निर्यात बढ़ाएं, कैसे जूट के काम को आगे बढ़ाने का काम करें, इस दिशा में सबसे बात कर रहे हैं। और हमें लगता है कि हम इसमें अच्छे ढंग से काम करेंगे तो हमारे लिए एक अच्छी दिशा भी मिलेगी। कुछ खामियां नहीं नजर आई आपको इससे पहले की सरकार में कि ये होना अब चाहिए मैं था? खामियों की चर्चा नहीं करना चाहूँगा, कमियां बहुत हैं और बहुत सी ऐसी बातें हैं। लगता यह है कि शायद जैसे बिल्कुल कैजुअल रूप में मंत्रालय को लिया गया। जी। और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अगर 1, 2, 3 महीना किसी मंत्रालय में कोई रहे तो फिर वो मंत्रालय के साथ ईमानदारी नहीं कर सकता। और वस्त्र मंत्रालय अपने आप में बड़ा मंत्रालय है, इसको समझ में आना चाहिए। और हमारे यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है निफ्ट। निफ्ट की देश के अंदर और देश के बाहर पहचान है। इसका जो स्वरूप है, जो इसकी पहचान है, जो इसकी विशेषता है, वो बनी रहे, ये हमारी चिंता की बात रहेगी। कोई इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो। और वास्तव में जो निफ्ट में लड़के लड़कियां बच्चे पढ़ते हैं वो देश के भविष्य हैं। और मैं इतना ही कह सकता हूं कि हमें इन बच्चों पर गर्व है, ये अच्छे ढंग से काम करें और निफ्ट की और देश की पहचान। और भी नए संस्थान खोलने की कुछ प्लानिंग है निफ्ट की? ना, अभी जितने हैं जी, वो सक्षम हो जाएं, वो अपने आप में काम करने लगे, क्योंकि हर स्थान पर निफ्ट नहीं खुल सकता। उसके लिए बहुत सी चीज़ों की आवश्यकता है। मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि बच्चों के लिए एटमॉस्फेयर चाहिए, बच्चों के लिए फील्ड चाहिए कि जहाँ पर वो भविष्य के लिए समझ सकें और काम कर सकें। तो इसलिए मैं ऐसा समझता हूँ कि बजाय अब आगे खोलने के, जहाँ ज़रूरत होगी खोला जाएगा, पर इनमें क्वालिटी को और इम्प्रूव करा जाए, इसकी चिंता में।